गुड मॉर्निंग बॉयज। आज हमें पढ़ना है फ्रिक्शन। Today's topic is friction. So in friction we'll study some of the theoretical facts first. Okay, so what is friction? So friction is the force which opposes the motion or cause of motion. उसके बाद फिर फ्रिक्शन और फर्स्ट थिंग, ये तो जनरल हर कोई समझ सकता है। फ्रिक्शन और द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मॉलिक्यूलर बॉन्ड। सपोज करिए दो सरफेसेस है कोई, बहुत अगर हम इस सरफेसेस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, ये कोई एक बॉडी है, ये कोई दूसरी बॉडी है, ठीक है। जब ये स्लाइड करेंगे तो ये बहुत माइक्रोस्कोपिक अगर लेवल पे देखें तो क्या होगा, एक दूसरे से बहुत ज्यादा छोटे 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 ग्रुप्स होंगे। जब ये एक दूसरे पर रखे जाएंगे बहुत छोटे लेवल पे, तो इन जो इसके बीच में बॉन्ड एक बन जाएगा। इस बॉन्ड को जब हम स्लाइड करने की कोशिश करेंगे तो इस बॉन्ड को तोड़ने की हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, सो उस इस जो आपस में दोनों मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बनेंगे, इसको तोड़ने के लिए जब हम इसको स्लाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये बॉन्ड्स टूटेंगे। तो ब्रेक द मॉलिक्यूलर bond between two surfaces. ओके, अब जब ये हम इतना फोर्स दे देंगे, इसको इतना फोर्स इस पे अप्लाई कर देंगे कि ये स्लाइड करने लगे, इसके बीच का मॉलिक्यूलर बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो आफ्टर दैट, आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड, breaking that bond, breaking that molecular bond, the molecules starts vibrating. Due to that vibration, the heat energy, due to that vibration है ये, heat rises, heat या heat losses, टेम्परेचर बढ़ता है। इसके जो सरफेस है, इसका जो कॉन्टेक्ट सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे हीट लॉस होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड, दिस होल डेफिनेशन इज कॉल्ड जूल थॉमसन इफेक्ट। ओके, सुनाओ। अब इसकी ये जूल थॉमसन इफेक्ट हो गए, ये दो बेसिक डेफिनेशंस हो गई फ्रिक्शन की। उसका इसके कुछ कुछ पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, now first it is a contact force. Second, contact force means हमेशा दो सरफेसेस के बीच लगेगा। जहां भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगी, या तो वो स्लाइड करने की कोशिश करेंगे या एक दूसरे के ऊपर रोल करने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरीके से जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगी, देन द फोर्स कम इनटू पिक्चर, दैट विल बी कॉल्ड फ्रिक्शन। ओके, सेकंड ये है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, व्हाट नॉन कंजर्वेटिव मींस, ऐसा नहीं कि इसमें टोटल एनर्जी कंजर्व, जैसा कि यहाँ पे हमने पढ़ा हीट लॉस होता है। ओके, सो ड्यू टू दैट हीट लॉस, ये टोटल एनर्जी जो होती है दैट इज कंजर्व ऑलवेज, बट जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। ओके, नॉट कांस्टेंट, इसलिए हम इसको नॉन कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी नॉट कंजर्वेटिव क्यों नहीं होती? क्योंकि जो इसमें
हीट लॉस इन्वॉल्व होता है। ओके, सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस फोर्स फ्रिक्शन। इसको आप लोग स्टॉप करिए, पॉज द वीडियो एंड मेक दिस नोट्स। ये नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होते हैं, बट क्योंकि आजकल आप लोग जानते हैं इस तरीके के बहुत बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते, बट जो भी बहुत बेसिक लेवल की थ्योरी आती है वो आपको पढ़ा दी गई है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द बेसिक नेचर ऑफ फ्रिक्शन। So first now we have to study types of friction. Okay, friction is of two types. First है rolling, सेकेंड है स्लाइडिंग। ओके, रोलिंग फ्रिक्शन मतलब जब कोई बॉडी, जैसे कोई पहिया किसी सरफेस पे चलता है या कोई बॉडी किसी बॉडी पर रोल कर रही है। ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड एज, अगर ये रोल करेगा सो यहाँ पर जो फोर्स उसको अपोज करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन। सेकेंड विल बी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो रोलिंग फ्रिक्शन क्यों होता है? ड्यू टू हार्डनेस ऑफ द सरफेस। ओके, ड्यू टू हार्डनेस ऑफ द सरफेस। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों होता है? ड्यू टू रफनेस। ओके, सो ये रफनेस ऑफ द सरफेस की वजह से होता है। तो पहले हम रोलिंग फ्रिक्शन देखते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन, मान लीजिए सपोज अगर कोई एक बॉडी है, कोई एक व्हील है, दिस इज द व्हील। ओके, ये व्हील किसी एक सरफेस पर रखा है और वो सरफेस थोड़ी मडी है या थोड़ी सी सॉफ्ट सरफेस है, तो उसके अंदर ये धस गया है इतना इसके अंदर। ओके, सुनाओ इसमें क्या होगा, इस फोर्स को हम कोई एक फोर्स अप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये इसके इंटरमोलिकुलर बॉन्ड को तोड़ दे। नॉट इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, बट ये इसको रोल करने की कोशिश करने लगे, ये रोल करने लगे। तो जब ये रोल करेगा तो किस पॉइंट से रोल करेगा? यहाँ पे। so, जो भी फोर्स, इसका सारा वेट, व्हेन वी विल अप्लाई अ फोर्स F, तो इसका सारा वेट, सारा फोर्स यहाँ इसी पॉइंट पे लगेगा जब रोल करने की कोशिश करेगा। तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, पहले हम FBD बनाते हैं। एक लगेगा इसका मास, दैट विल बी कॉल्ड एज mg। ओके, और इसके बीच का एंगल होगा थीटा। करेक्ट, सुना, व्हेन वी विल कैलकुलेट दिस एंगल, ये थीटा एंगल हो गया। तो अगर हमको यहाँ इसको कैलकुलेट करना है, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव और रोल द व्हील। ओके, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड क्या होगा? तो सबसे पहले इस जनरल पोजीशन, इसमें क्या लगेगा? इस पॉइंट के अराउंड टॉर्क लगेगा। तो अगर टॉर्क लगेगा, एक टॉर्क, एक क्लॉकवाइज टॉर्क, ये पॉइंट हो गया मान लो P। सो टॉर्क अराउंड द पॉइंट P मस्ट बी जीरो। जिस पॉइंट पे जीरो होगा, जस्ट दैट विल बी द रोलिंग पोजीशन, उसी पॉइंट पे वो रोल करेगा। उसके बाद अगर जरा सा फोर्स हम बढ़ाएंगे दैट विल रोल। तो हम टॉर्क, इस फोर्स का टॉर्क कैसे निकालेंगे? हमको ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी एंड देन वी विल हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। तो सपोज ये ट्रायंगल बना लो, दिस इज थीटा। So if this is theta and this is r, so जो theta हमने अभी मैकेनिक्स का इनिशियल पोर्शन नहीं पढ़ा है, that's why I'm explaining it to you. So this will be r cos theta and this distance will be r sin theta. Okay, so now force into the perpendicular distance of the force from that point. So F into, this is what, r cos theta, r cos theta, force into perpendicular distance upon from the force from the point. This is first, minus, this is clockwise torque, and now anti-clockwise torque. Anti-clockwise torque is, this is the force mg into r sin theta. This distance is r sin theta, must be 0. So what it proves? So ये जो F minimum होगा, जो minimum force required होगा, this will be F, now write it here, F is equal to mg into r sin theta upon r cos theta. Okay,
So R will be cancelled out. So F minimum is equal to mg tan theta. Okay. So now F minimum क्या होगा? ये वही फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which is required to break, which is required to bring the body in motion, या बॉडी को रोल करने के लिए जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन. सो F is equal to mg tan theta in case of rolling friction. Okay. So now note down. So इस केस में एक और चीज, one more thing to study. F is directly proportional to tan theta. Okay. It means, suppose what if the theta will become 90, यानी कि जो ये बॉडी है ये यहां तक मड में डूब जाए, मड में या सैंड में, whatever, anything. ये यहां तक डूब जाए, यहां तक, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर आ जाएगा. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? इन दैट केस the friction will become infinite since tan 90 is infinite. Okay, so the friction will become infinite. तो किसी भी केस में अगर कभी भी पहिया, कोई भी पहिया चाहे मड में, पानी में या किसी भी सरफेस में 90 डिग्री तक डूब जाता है तो उसको निकालना लगभग इम्पॉसिबल होता है. तो आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर प्रैक्टिकल लाइफ में जब कोई पहिया डूब जाता है या बॉडी, कोई ट्रैक्टर, ट्रक, कार कुछ भी फंस जाता है तो क्या करते हैं वो इसको खोदते हैं, खोद के यहाँ पर ईंट वगैरह डालते हैं, so that point of contact they can bring here. This all effort is to reduce the theta, यहाँ से यहाँ लाने की कोशिश करते हैं थीटा, so that less friction applied and F minimum क्या हो जाए? कम हो जाए. ओके. डस्टर मेरे हाथ में ही है. एवरीथिंग इज क्लियर. आपको इसको रोक करके वीडियो पॉज कीजिए एंड नोट डाउन एवरीथिंग रिटन ऑन द बोर्ड. Now rolling friction is done. We will go for sliding. So sliding friction is due to the roughness of surface. तो अगर कोई दो सरफेसेस हैं, ये सरफेस है एक दूसरे के ऊपर ये स्लिप कर रही हैं, या कोई एक बॉडी रखी हुई है किसी दूसरी बॉडी पर, या कोई बॉडी रखी है किसी सरफेस पे, तो जब ये स्लिप करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो वहां पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके. सो नाउ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज आल्सो ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज you can say wait, first will be static and second will be dynamic. Okay, so now static means what? जब ये कोई बॉडी रखी होगी, मान लो मैंने इस बॉडी को, इस m मास के ब्लॉक को यहाँ पर रखा हुआ है और मैं कोई एक F फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं जब भी F फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? इनिशियली इसके बीच में जो इंटरलॉक्स होंगे वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे. जब मैं इसको मूव कराने की कोशिश करूंगा तो अगर ये फ्रिक्शन, सपोज दिस इज म्यू और समथिंग, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन कुछ भी है तो क्या करेगा? वो इस बॉडी को मोशन में नहीं आने देना चाहेगा, वो रेजिस्ट करेगा. तो हम क्या करेंगे? एक फोर्स लगाएंगे, अप्लाई करेंगे 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, इस तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे. ओके. तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहां पर ये बॉडी मोशन में आ जाएगी. जब वो एक बार ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और ये बॉडी मोशन में आ जाएगी तो फिर इसको मूव कराने के लिए कम फोर्स की जरूरत होगी. सो फर्स्ट दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. दिस फ्रिक्शन opposes the cause of motion. ओके. कॉज ऑफ मोशन को ये अपोज करता है, यानी कि जिस वजह से ये मोशन आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम फोर्स को इधर से लगाना शुरू कर दें, यहां से हटा, तो वो क्या हो जाएगा? जो फ्रिक्शन अभी इधर लग रहा था अब ये इधर लगेगा. ओके. सो दिस इज कॉल्ड, दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. इट इज सेल्फ एडजस्टिंग, यानी कि जैसे हम इसको, इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही लगाएगा. दूसरी बात, अगर हम कोई एक बॉडी रख देते हैं, सपोज करो ये है मास m
और इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। ओके, तो अगर हम इधर फोर्स लगाते हैं तो इसके बीच का फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इंटू एन, एफ विल बी म्यू इंटू एन। अगर ये फोर्स, इफ दिस एफ इज लेस देन म्यू एन, तो क्या होगा, जितना भी होगा फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, इसी फोर्स के बराबर होगा। ओके, अगर इन केस अगर ये फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू एन हो जाता है तो भी ये फ्रिक्शन कितना होगा, इन सेकेंड केस फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एफ ओनली। ओके, जैसे ही ये फोर्स, जो फोर्स इसको मूव करने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही ये फोर्स विल बिकम ग्रेटर देन एफ, in this case f will be equal to mu n, that's why it is called as self adjusting force। की जब तक ये फोर्स, जब तक ये मूव कराने वाला फोर्स इससे बढ़ नहीं जाएगा, ज्यादा नहीं हो जाएगा, तब तक ये फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है। अगर दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू है 20 न्यूटन, तो जब तक हम उस पे 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन कितना मिलेगा, 10 न्यूटन। 12 न्यूटन लगाएंगे तो 12 न्यूटन मिलेगा। जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, जब हम 20 न्यूटन कर देंगे तो मैक्सिमम फ्रिक्शन विल बी अप्लाइड, दैट विल बी 20 न्यूटन। जैसे ही हम 21 न्यूटन करेंगे तो वो बॉडी आगे स्लाइड करना शुरू कर जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ओके, सो दैट्स व्हाई इट अपोजेस द कॉज ऑफ मोशन। ये लिखना थोड़ा जरूरी है, आप लिख लेना। अभी हम इसको क्वेश्चन से करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड मोर, better you will understand। okay, so that's all about static friction theory, and now we are going for dynamic friction। so dynamic friction is the friction, this is non self adjusting, so this is non self नॉन सेल्फ एडजस्टिंग। ये सेल्फ एडजस्ट नहीं होता क्योंकि ये जब बॉडी मूवमेंट में आ गई, कोई एक बॉडी किसी एक v वेलोसिटी में आ गई, इसका मतलब हमने इतना फोर्स उसको दे दिया, तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है इसको बोलेंगे म्यू के, और जो पिछले वाले केस में था उसको बोलते हैं म्यू एस। सो इन द मोस्ट ऑफ द केसेस म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जब ये बॉडी एक बार मूवमेंट पे आ जाती है, कोई कार आप लोगों ने देखा होगा, जब धक्का लगाते हैं हम कार को तो इनिशियली ज्यादा फोर्स लगाना होता है। व्हेन कार और एनी बॉडी बिकम्स स्टार्ट स्लाइडिंग और स्टार्ट रोलिंग, तो फिर हमको कम फोर्स लगाना पड़ता है। ओके, सुनो, सो दैट्स ऑल अबाउट स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके हम डायनेमिक फ्रिक्शन, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखिए, लेट्स सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस। सपोज दिस इज अ सरफेस। ओके, इस सरफेस पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, जिस ब्लॉक का मास है 5 kg। ओके, और इसके बीच का म्यू है, म्यू एस है 0.5 और म्यू के है 0.3। ओके, और हम यहाँ पे लगा रहे हैं फोर्स, मान लो हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन फोर्स। ओके, सो ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, F विल बी इक्वल टू 25 न्यूटन, and second F will be equal to 16 Newton, and F will be equal to 20 Newton, F will be equal to suppose any value 25 Newton। ओके, तो अब आपको गिवन है, आपने क्या किया, आपने फटाफट आंसर निकाला, देखा इसका म्यू n कितना है 5 इंटू 10 mg। ओके, तो आपने देखा n इज इक्वल टू कितना है 50। ओके, सो आपने निकाला F इज इक्वल टू 0.5 into 50, you got 25 Newton। okay, and you just take this answer and you made the mistake। okay, आपको चेक करना है, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो इनिशियली आपको लगाना है स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, इट इज 25 न्यूटन, सो दिस फोर्स इज 20 न्यूटन। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अभी कितना ही फोर्स लगाएगा, ये सिर्फ उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, उतना ही फ्रिक्शन लगेगा जितने में ये इसको अपोज कर ले। ओके, सो द फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विल बी, क्योंकि इसने 25 न्यूटन को तो क्रॉस किया ही नहीं इस फोर्स ने, तो अभी ये बॉडी मूव करेगी ही नहीं, ये बॉडी स्टेबल रहेगी, रुकी रहेगी एक जगह, तो इसका कितना हो जाएगा, अभी करंट का फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो ये चीजें, इस टाइप की क्वेश्चंस कई बार एमपी वगैरह में पूछे गए हैं, पुराने टाइम में मेंस वगैरह में भी पूछे गए हैं। ओके, अभी हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस।
तो पहले हम पढ़ लेते हैं इसका एक ग्राफ, बेसिक ग्राफ। दिस इज फोर्स अप्लाइड एंड दिस इज फ्रिक्शन। ओके, तो इसके बीच में जब हम अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है कि जब तक अगर हम फोर्स अप्लाइड बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ता जाता है। अप्लाइड फोर्स फिर इस केस में आता है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कैन बी अप्लाइड। ओके, उसके बाद क्या होती है, उसके बाद ये बॉडी इंटरलॉक्स ब्रेक हो जाएंगे दो सरफेसेस के बीच में, वो बॉडी मूव करना शुरू कर जाएगी। जब वो मूव करना शुरू कर जाएगी तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम आ जाएगा। तो इसके बाद के फ्रिक्शन को बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके ओके, दिस इज द ग्राफ प्लॉट बिटवीन द फ्रिक्शन फोर्स एंड अप्लाइड फ्रिक्शन। इसीलिए हम हमेशा म्यू के, ये क्या होता है, इस पर क्या होता है, स्टैटिक इसको बोलते हैं, इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। म्यू के, म्यू एस और म्यू के विल बी गिवन डिफरेंटली, अलग अलग वैल्यू दोनों की दी हुई होगी हमें। ओके, तो चलो एक और केस पढ़ते हैं। सपोज करो देयर इज अ बॉय हु इज रनिंग अ बाइसिकल। ओके, ये बाइसिकल के दो पहिए हैं, ये किसी एक सरफेस पे है। फॉरगिव मी फॉर माय ड्राइंग स्किल्स। तो अगर ये बच्चा ऐसा करके, कुछ एक साइकिल है, ये यहाँ पे एक सीट लगी है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है। ओके, इट इज ही इज ड्राइविंग दिस बाइसिकल। ओके, यहाँ पे जो ये ड्राइविंग फोर्स लगाएगा, वो ड्राइविंग फोर्स कहां से लगेगा, इस पैडल के थ्रू। ओके, इस पैडल के थ्रू वो ड्राइविंग फोर्स लगाएगा। सो द साइकिल इज व्हाट, साइकिल इज रियर व्हील ड्राइव। ओके, रियर व्हील ड्राइव, इट मींस वो इस बॉडी पर जब यहाँ चैन से फोर्स लगा रहा है तो ये पहिया क्या कर रहा है, ये इस पहिए से मोटिवेटिंग फोर्स लग रहा है जो मेन फोर्स है। तो ये पहिए को चाहता है, ये साइकिल सवार जो है ये चाहता है, ही वांट्स दिस व्हील टू मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये इस बॉडी पे स्लिप करने की कोशिश करेगी। ओके, तो स्लिपिंग किधर होगी, पीछे की तरफ, तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे। जिधर ये मूवमेंट करना चाह रहा है उसके ऑपोजिट। एंड इन द केस ऑफ सेकंड व्हील पर कोई फोर्स हम लगा रहे हैं, नो, वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सेकंड व्हील। सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, ये व्हील जो है ये मूव ही इसलिए कर रही है क्योंकि फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता इन दोनों सरफेसेस के बीच तो क्या मूव करती, अगर इस पूरी दुनिया में जो भी चीजें हम आसपास खड़े हैं हमें दिख रही हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या पॉसिबल होता, मैं यहाँ खड़ा होता, ये मार्कर क्यों चल रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन है इसके बीच में। ओके, तो दिस व्हील इज ऑटोमेटिकली ड्रिवन। सो इसमें फोर्स किधर लग रहा होगा, पीछे की तरफ, F2। ओके, एंड सपोज इस पूरे अरेंजमेंट का मास है कैपिटल M, so acceleration will be net pulling force upon total mass, so it will be F1 minus F2 upon capital M, the force which is applied in forward direction minus the force which is trying to resist this motion upon टोटल मास। तो अब इसके तीन केसेस बनेंगे। ओके बच्चों, अगर F1 इज ग्रेटर देन F2 तो फिर क्या होगा, बॉडी विल मूव। ओके, अगर ये F1 ज्यादा है, अगर ये फोर्स ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है इस वाले फ्रिक्शन से, तभी बॉडी मूव करेगी। सो मूवमेंट पॉसिबल। एंड इफ F1 बिकम इक्वल टू F2 तो क्या होगा, नो मोशन। Okay, why? Because it becomes equal, acceleration will become 0. And if F1 become less than F2, so also there will be no motion, तब ये बॉडी मूव ही नहीं करेगी। ऑल्दो दिस विल बी नेगेटिव, बट ये क्या होगा, ये फ्रिक्शन इसको ओवरकम कर ही नहीं पाएगा, तो ये मूव नहीं करेगी। ओके, नोट डाउन होल सिस्टम। ओके, तो इस दुनिया में जो भी मोशन, जो भी मूवमेंट, जो भी
आप अपने आसपास जो भी मूवमेंट देख रहे हैं, चाहे मशीन्स चल रही हैं, चाहे बॉडी मूव कर रही है, चाहे हम चल रहे हैं, चाहे मैं ये मार्कर से लिख रहा हूं, एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसीलिए फ्रिक्शन को क्या कहा जाता है? एक नेसेसरी इविल। ओके, हाउ इट इज नेसेसरी इविल आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा। एडवांस लेवल पे इसको पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप रिमाइंड करें तो नेसेसरी इविल मींस फ्रिक्शन के कारण सारी मशीन्स, जो दुनिया भर की मशीन्स, दुनिया भर की चीजें में वियर एंड टियर होता है, हीट लॉसेस होते हैं। ओके, बट इविल है, बट ये नेसेसरी भी इसलिए है क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये दुनिया पॉसिबल ही नहीं होती। हम इस सरफेस पे स्टेबल ही नहीं हो पाते, ठीक है, यूजलेस होती सारी चीजें हमारे लिए। सो दैट्स व्हाई इट इज इविल, बट इट इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ओके, एक नए नजरिए से हम देखते हैं फ्रिक्शन को फिर से। ओके, सपोज अगर कोई एक ब्लॉक है जो कि किसी एक एम मास का यहाँ पर रखा हुआ, ओके, तो इस पे फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे? इमेजिन करो, एक तो नीचे लगेगा mg, तो जो mg लगेगा वही फोर्स होगा उसका नॉर्मल फोर्स। ओके, और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ओके, तो मान लो हम सपोज करते हैं कि ये किसी एक सेंटर पे लगेगा, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कहीं यहां जाएगा। ओके, सो सपोज दिस इज थीटा। ओके, सो दिस इज एफ नेट बोलते हैं हम इसको, इन दोनों का, नॉर्मल और फ्रिक्शन का। ओके, अभी हम कोई सिर्फ इसकी जनरल चीजें हम देख रहे हैं। ओके, सो नाउ अब क्या होगा? एफ नेट विल बी अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओके, एंड नाउ टेन थीटा, टेन थीटा कैसे निकालते हैं? कंपोनेंट इसका निकालते हैं। ओके, सो नाउ दिस विल बी कॉस कंपोनेंट, जो कंपोनेंट थीटा के साथ लगा हुआ होगा वो होगा कॉस कंपोनेंट, जो थीटा से दूर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज साइन कंपोनेंट, सो विल बी कॉल्ड एज एफ अपॉन एन। ओके, so from here we say that theta is equal to tan inverse f upon n। इसी f upon n को हम क्या बोलते हैं? म्यू। so this f by n is called as म्यू। अगर हमें गिवन हो म्यू क्या है? ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सुनो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जब आपसे कोई पूछे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो अगर कोई बॉडी आइडियली रखी हुई है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो नेट फोर्स और नॉर्मल के बीच का एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब बताइए, अगर जो भी फोर्सेस इन दोनों के एडजस्टमेंट से ये बढ़ेगा या ये बढ़ेगा, या इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा उससे ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन इफेक्ट होगा। ओके, अब हम और एक चीज पढ़ते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एवरीथिंग व्हाटएवर इज रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड। दूसरी चीज हम पढ़ते हैं, अगर कोई एक बॉडी हमने रख दिया किसी एक स्लोप पे, किसी एक वेज सरफेस पे, तो हम फॉर द ईज हम इसको ले लेते हैं अल्फा। अगर दोनों थीटा लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। हमने एक ब्लॉक रख दिया यहाँ पर, सपोज दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास m। ओके, अभी क्या होगा? इस पे कुछ फोर्सेस लगेंगे। कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? देखो, एक तो नीचे का फोर्स लगेगा जो mg होगा, जो इसका मास होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको हम ब्रेकआउट करेंगे। ये क्या होगा? ये भी थीटा होगा। इफ दिस इज अल्फा, सो दिस इज ऑल्सो विल बी अल्फा, सो यू विल राइट mg cos अल्फा। ओके, एंड द फोर्स, इसी फोर्स का ये जो कंपोनेंट होगा जो इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, दैट विल बी mg sin अल्फा। ओके, सुनाओ, अब देखो, अगर हम इसको देखें और इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो एंगल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू, सो इसको अपोज कौन करेगा? म्यू एन, व्हाटएवर द नॉर्मल फोर्स विल बी। तो नॉर्मल फोर्स अभी क्या होगा? दिस विल बी द नॉर्मल फोर्स, एन विल बी दिस। ओके, फोर्सेस बैलेंस करने के बाद, तो अब देखिए, अगर हम इसमें लिखें तो हम, अगर जस्ट स्लिप केस, फॉर जस्ट स्लिप केस में क्या होगा? दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स। ओके, क्या इसके अलावा कोई फोर्सेस लग रहे हैं इधर? नहीं ना। सो यू विल राइट
mg sin alpha must be equal to mu n. And what is n? N is mg sin alpha is equal to mu mg cos alpha. ओके, सो यहां से mg कैंसिल आउट हो जाएगा. वी विल राइट mu इज इक्वल टू tan alpha. So this alpha is equal to tan inverse mu. तो ये वो एंगल होगा जब ये ब्लॉक किसी भी वेज सरफेस पे एक एंगल के बाद ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा. अगर मैं किसी एक ब्लॉक को रखूं यहां पर, सपोज करिए कोई एक बॉडी है, इसको रखूं, तो किसी एक सर्टेन एंगल पे हम इसको उठाते जाएंगे, थीटा बढ़ाते जाएंगे, सर्टेन एंगल के बाद ये स्लिप करना शुरू कर देगी. सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. ओके, तो अगर कोई आपसे पूछे कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है, तो द एंगल एट विच बॉडी स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम द स्लोप. इसको स्टॉप करके, वीडियो स्टॉप करके लिख लेना है. कुछ हम इसके जनरल क्वेश्चंस पढ़ते हैं. जनरली मान लो अगर कोई एक बॉडी है, जैसे क्वेश्चंस आए हैं पीछे स्टेट एग्जाम्स में, जेई मेंस में भी, बहुत पुराने टाइम में एडवांस वगैरह लेवल के एग्जाम जैसे जेई आईआईटी जेई होता था जो पहले, उसमें भी आते थे क्वेश्चंस. तो सपोज करिए अगर ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है 10 kg का, ओके, और इसके बीच में म्यू गिवन है आपको 0.2. सो इस दीवार और इस ब्लॉक के बीच में कितना म्यू है? 0.2. तो ये पूछा जाएगा कि कितना फोर्स लगाएं कि ये ब्लॉक स्लिप ना करे. ओके, नाउ अभी तक जो होता था, जो भी फोर्स हम लगाते थे वो फोर्स ड्राइविंग फोर्स होता था, और जो उसके बीच जो उसका वेट होता था वो कैसे काम करता था? नॉर्मल के तौर पर, नॉर्मल फोर्स के तौर पर. बट यहाँ पर क्योंकि ये बॉडी की स्लिपिंग इस सरफेस में होगी, ओके, ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स कौन सा बन जाएगा? यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा mg, यानी कि 100 न्यूटन. एट एवरी जनरल केस विल कंसीडर g as 10 न्यूटन. ओके, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो अब बताओ यहाँ पर फोर्स कौन सा लगेगा? म्यू इंटू एन. तो इस केस में n क्या हो जाएगा? यही फोर्स हो जाएगा जो हम अप्लाई कर रहे हैं, यही हो जाएगा नॉर्मल फोर्स. ओके, करेक्ट. सो नाउ अगर ये पूछ रहे हैं कि कितना फोर्स हम लगाएं, सो दैट, तो बताओ अब क्या करेंगे? दिस mg, ये फोर्स इसको नीचे ले जाना चाह रहा है, और इसको रोक कौन सा फोर्स रहा है? ये फ्रिक्शन. सो यू विल राइट 100 न्यूटन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन. एन की जगह क्या होगा? F. ओके, दिस फोर्स. सो म्यू इज व्हाट? यू हैव 0.2. सो 100 अपॉन 0.2 इज इक्वल टू F. यानी कि अगर हम इतना फोर्स लगाएं तो इसका डेसिमल हटाओगे, ये बनेगा समथिंग, इट विल बी 500 न्यूटन. यानी कि यहाँ पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? हमको 500 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये ब्लॉक स्लिप नहीं होगा. ओके, तब ये फोर्सेस और ये फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे. ओके, नाउ अब एक जनरल क्वेश्चन करते हैं. मान लो कोई एक लिफ्ट है, ओके, दिस इज अ लिफ्ट. इस लिफ्ट पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है. ये वो वाली लिफ्ट नहीं है, ये वो जो मकान बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, स्काईस्क्रेपर्स, तो उसमें जो लिफ्ट लगती है वो है. तो इसका सपोज करो यहाँ पे मास है m, और इसका जो एक्सेलरेशन है वह है 6i कैब प्लस 7j कैब. ओके,
6 आई कैप प्लस 7 जे कैप, इसके बीच का म्यू मान लो 0.5 है, 0.5। तो बताओ द फ्रिक्शन, फाइंड द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस ऑफ द लिफ्ट फ्लोर। ओके, बताओ इसका फ्रिक्शन कितना होगा। सबसे पहले हम करेंगे क्या इसमें, ये लिफ्ट 6 आई कैप, इसका इस डायरेक्शन में अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो ये है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन निकालें तो वह है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अगर इस बॉडी का एक्सेलरेशन ऊपर है तो इस पे क्या करेगा, सूडो फोर्सेस किधर लगेंगे, एक्सेलरेशन के अपोजिट, तो एक सूडो फोर्स इधर लगेगा m इंटू 6। ओके, 6m जिस भी डायरेक्शन में जितना इधर जा रहा है, और नीचे क्या लगेगा, एक सूडो फोर्स लगेगा m 7m। ओके, और एक जो इसका अपना मास है वो लग रहा है कितना, mg। ओके, तो अब बताओ इसका नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, n will be this plus this, so m into 10 plus 7, so normal force will become 17m, so force of friction between these two surfaces will be 17m into mu is what, 0.5। okay, so it will be something 8.5m। अब आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा और आपने इसको देख के टिक कर दिया, सो यू मेड मिस्टेक अगेन। सो दिस फोर्स, ये फ्रिक्शन जो लगेगा इधर, वो किसके रिस्पॉन्स में लगेगा, इन द रिस्पॉन्स ऑफ दिस फोर्स। सो दिस फोर्स इज हाउ मच, 6m, दिस इज लेसर देन फ्रिक्शन, सो अल्टीमेटली फ्रिक्शन कितना होगा, जितना ये फोर्स है, सो दिस विल बी द रियल फ्रिक्शन। ओके, तो इसलिए फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के बाद आपको ये देखना है कि जो फोर्स, अगर ये फोर्स नहीं लग रहा होता, अगर ये लिफ्ट सिर्फ इस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही होती, तो हम यहाँ पे निकाल के सिर्फ इसके बीच के फ्रिक्शन को हम लिख देते, जो कि आता है 8.5m। बट अभी ये लिफ्ट उधर भी जा रही है, तो ये स्यूडो फोर्स, ये है ड्राइविंग फोर्स जो कोशिश करेगा इस ब्लॉक को हिलाने की। तो जितना इस ब्लॉक पे ये फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन उतना ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। अगर ये फोर्स एनी केस 8.5 से ज्यादा होता है, 9.5 न्यूटन हो जाता, अगर 9.5 m हो जाता, तो 9.5 m होता तो ये 0.5 m से ये ब्लॉक इधर घूमना शुरू हो जाता। ओके, ये ब्लॉक फिर स्टेबल नहीं रहता। ओके, आपने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ। सो every object of this universe which is stable on the surface, तो क्यों स्टेबल है, क्योंकि इस पे सारे फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड है। अगर ये डस्टर मेरे हाथ पे रखा हुआ है, इसका मतलब इसका डाउनवर्ड फोर्स इस पे कौन सा लगेगा, इसका मास mg, वेट। सो दैट वेट इज इक्वल टू द रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय माय हैंड। अगर मैं अपने हथेली पे एक हाथी रख लूं, तो क्या मैं अपने हाथ को इस तरीके से रखने में सक्षम होगा, आई विल बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग दैट वेट, नहीं। तो क्या होगा वो, क्यों, अगर 500 kg का मैं एक ब्लॉक रख लेता हूं तो ये नीचे गिर जाएगा, मेरा हाथ नीचे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उतना रिएक्शन प्रोवाइड करने में मैं कैपेबल नहीं हूं, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उस 500 kg का जो वेट नीचे लग रहा है उसको मैं रिएक्शन प्रोवाइड कर सकूं। ओके, अंडरस्टूड। इसके क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, हम एडवांस लेवल के लिए क्लास कर रहे हैं, तो इसके क्वेश्चंस बहुत, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बाकी असाइनमेंट्स वगैरह में दिए जाएंगे, बट इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है। हम आगे देखते हैं ब्लॉक्स के बारे में और कुछ। ओके, मान लो कोई एक, कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है किसी एक सरफेस पे, इस सरफेस का जो थीटा है बच्चों, वो क्या है, ग्रेटर देन है tan इनवर्स म्यू से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो भी ब्लॉक इस पे रखा होगा वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, इसका मतलब ये ब्लॉक ऑटोमेटिकली भी स्लिप करेगा। ओके, तो हमने मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा और इसको v नॉट इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ दिया, तो क्या होगा, इसका मोशन कैसा होगा, ये कैसा होगा, एक्सेलरेटेड।
ओके, ये एक्सेलरेटेड होगा, मान लो इसका मास है m और इसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, इन दोनों सरफेसेस के बीच का। ओके, तो बताओ क्या कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, बैलेंस करो इसको। यहाँ पर एक लगेगा mg और यहाँ पर लगेगा mg cos थीटा। ओके, और इस डायरेक्शन में लगेगा mg sin थीटा। ओके, और जब ये मोशन एक्सेलरेटेड है, इस डायरेक्शन में मोशन है, तो एक फोर्स पीछे लगेगा विच इज कॉल्ड फ्रिक्शन म्यू इनटू n। ओके, व्हाट इज n इन दिस केस, mg cos थीटा। ओके, तो बताओ इसका इक्वेशन लिखो। acceleration will be equal to net pulling force upon total mass. What is net pulling force? mg sin theta minus mu into mg cos theta. Net pulling force upon total mass, m will be cancelled out. Acceleration will be g sin theta माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अगर हम इसमें से g कॉमन ले लें तो हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस जी कॉस थीटा। ओके, दिस विल बी द एक्सेलरेशन व्हेन द accelerate body will move downward, the angle of repose, the slope will be greater than of angle of repose. Okay, अब इसी केस में क्या होगा, अगर हम इस बॉडी को, सेम केस है। ओके, ये लिख लीजिए, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ओके, अगेन नाउ, अब अगर हम इसको एक v वेलोसिटी देके ऊपर छोड़ दें, अब मैं ये ब्लॉक रखा हुआ था, सेम अरेंजमेंट था, मैंने जोर से इसको झटका मारा, या कोई एक वेलोसिटी देखिए, या कोई एक गाड़ी है, कार है, जिसमें कि हमने इतना एक्सेलरेटर दबा कि वी नॉट वेलोसिटी ऊपर हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए अब ये बॉडी ऊपर जा रही है तो मोशन क्या हो जाएगा, रिटार्डेड हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज ज्यादा है, ये बॉडी नीचे जाएगी, इस बॉडी पे नीचे जाने की टेंडेंसी है। ओके, तो देखो सारे फोर्सेस ऐसे ही लगेंगे जो ये फोर्स है, अब क्योंकि ये बॉडी ऊपर जा रही है तो ये क्या करेगा, ये फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू द मोशन, तो ये फोर्स भी इधर लगने लगेगा। F विल बी इक्वल टू म्यू n, करेक्ट, motion is retarded, so again acceleration is equal to what, net pulling force upon total mass. What is net pulling force, अब ये बॉडी ऊपर जा रही है अपनी जिद में, रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो किधर है, नीचे के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, सो नेट पुलिंग फोर्स इज व्हाट, m g sin theta plus this plus mu n upon total mass. Okay, so now mg sin theta plus mu mg cos theta, okay, upon m, this m will be cancelled out, acceleration will become, हम g कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा sin theta plus mu cos theta. Okay, correct. अब सॉरी, अब इसमें आप कुछ केसेस लिख लीजिए। What will happen if theta is less than tan inverse mu, and if theta will be equal to tan inverse mu, and what if the theta will be greater than tan inverse mu। तो बताइए इस केस में अगर आइडियली बिल्कुल ऐसे ही किसी एक ब्लॉक को छोड़ दूं मैं इस वेज शेप पे, अगर थीटा ग्रेटर होगा तो क्या करेगी, अगर थीटा ग्रेटर होगा तो बॉडी विल मूव, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है। ओके, इन दिस केस बॉडी विल नॉट मूव, क्योंकि ये इक्वल है, तो सारे फोर्सेस बैलेंस कर देंगे, विल नॉट मूव, या फिर हम लिख सकते हैं कैन स्लिप कंडीशन, ये स्लिप कर सकती है। ओके, या हम जनरली इसको लिख सकते हैं बैलेंस होंगे, इसके जस्ट एक केस के बाद इट कैन स्लिप, स्लिप कर सकती है।
ओके, और इस केस में कैन नॉट स्लिप, स्लिप करेगी ही नहीं। ओके, सो ये कौन सी कंडीशन, ये जस्ट स्लिप कंडीशन है, ये नो स्लिप कंडीशन है, इसमें स्लिप करेगी नहीं जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे। और ये क्या है, स्लिपिंग कंडीशन है कि इसमें स्लिप करती ही रहेगी, करेगी ही करेगी। ओके अब हम एक और केस देखते हैं जिसमें कि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, अब सेम केस है, सेम केस हमने दिया। ओके, यहां पर हमने क्या कर लिया, अब ये थीटा जो है हम सपोज कर रहे हैं कि दिस थीटा विल बी लेस देन tan इनवर्स म्यू। ओके, अब इस केस में क्या होगा, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास m एंड व्हाट वी हैव डन, वी हैव गिवन एनी वेलोसिटी, मान लो हमने कोई एक वेलोसिटी इसको ऊपर दी थी। ओके, हमने यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है। ओके, तो अब बताओ इसमें फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे, mg नीचे लगेगा और एक यहां पर लगेगा mg cos थीटा, यहां पर लगेगा mg sin थीटा। ओके, अब बताओ, अब अगर ये बॉडी, अगर ये एंगल ऑफ रिपोज से कम है और ये बॉडी ऊपर जा रही है तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, अब ये बॉडी ऊपर जा रही है यानी कि एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, ये एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा। ओके, सो ए विल बी नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, इस केस में तो यहां पर फिर से ऊपर जाएगी तो फ्रिक्शन भी नीचे ही लगेगा, तो पिछले केस की तरह होगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन कैपिटल एम। तो फिर से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, म्यू जी कॉस थीटा, या फिर हम ए इज इक्वल टू जी कॉमन ले लिया हमने, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। नाउ सी, अगर ये फ्रिक्शन, अगर ये फोर्स ऊपर लग रहा है, अगर ये बॉडी ऊपर मूव कर रही है तो ये केस होगा। ओके, करेक्ट। सो मेन ट्विस्ट, अब क्या होगा अगर ये बॉडी नीचे वेलोसिटी देंगे, हमने वेलोसिटी दे दी नीचे। ओके, अब इस केस में क्या होगा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये मोशन तो रिटार्डेड होगा और ये फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे। तो अब ये नीचे आ रहा है बट ये ड्राइविंग फोर्स नहीं है, जो फोर्स इसके मोशन को डिस्टर्ब कर रहा है, ड्राइविंग फोर्स क्या बन जाएगा, दिस विल बी द ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन इसकी तरफ है। ओके, सो इस केस में अगर हम लिखेंगे तो एक्सेलरेशन लिखेंगे तो नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अब नाउ दिस इज नॉट द पुलिंग फोर्स। ओके, सिंस इट इज रिटार्डेड, ये नीचे जा रहा है, रिटार्ड हो रहा है, ये है पुलिंग फोर्स जो कि इस मोशन को ड्राइव कर रहा है। सो दिस इज द ओनली केस जब ये थीटा लेस देन tan इनवर्स म्यू होगा। सो नेट पुलिंग फोर्स म्यू एन माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन m। ओके, so now mu mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा अपॉन m। ओके, फिर से अब एक्सेलरेशन क्या होगा, g कॉमन आ जाएगा, म्यू cos थीटा minus mg, sorry, not m will not be there, g is taken as common, so it will be sin theta. Okay, क्या
आवाज आ रही होगी पक्का। नाउ विल गो फॉर वन क्वेश्चन। सो विच इज लिटिल बिट ऑड एंड टफेस्ट कॉन्सेप्ट। हम उस पर एक क्वेश्चन करेंगे कि मान लीजिए कोई एक बड़ा सा वेज है ये, ओके। थीटा इज लेस देन tan inverse mu, okay. What if it is lesser? Wait for a moment, let me switch on the lights. Okay, in this case अब tan इनवर्स अगर सपोज करो तीन बॉडीज हैं, पहली बॉडी है ये कोई, इसको हमने दे दिया नीचे वेलोसिटी, फर्स्ट बॉडी इसको हमने दे दी वेलोसिटी नीचे, और कोई एक दूसरी बॉडी है सेम मास की, इसको हमने दे दी वेलोसिटी ऊपर, ये मान लो कोई सेकेंड बॉडी है, ओके। एंड एक छोटा सा हमने बैरियर टाइप का लगा दिया, और ये एक तीसरी बॉडी है जिसको हमने दे दी वेलोसिटी इधर, ओके। इन तीनों को हमने वेलोसिटीज दे दी। अब क्वेश्चन क्या है, दे आर आस्किंग कि इफ वन ट्रेवल्स डिस्टेंस L1, अगर फर्स्ट बॉडी ट्रेवल करती है डिस्टेंस L1 स्टॉप होने से पहले, आपको पता है इफ थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू, इसका मतलब क्या है कि ये सारी बॉडीज में रिटार्डेशन होगा, ओके। सेकंड, सो इफ बॉडी 2, बॉडी सेकंड travels distance L2, then find the distance traveled by body 3, ओके। ये आपको फाइंड करना है, ओके। तो हम थोड़ा सा इसको क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको डिलीट करते हैं सो दैट वी कैन हैव स्पेस नाउ। तो अब हम पहले देखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी क्या होगा, A1। सो A1 फिर से नीचे जा रही है, रिटार्डेड है सिंस थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू, नीचे जाएगा, जब ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, नीचे ड्राइविंग फोर्स कौन सा होगा, मास विल बी द ड्राइविंग फोर्स, एंड ओके, सो दिस विल बी G म्यू cos थीटा माइनस sin theta. This will be the acceleration of first body. Acceleration of second body, second body के केस में क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ओके। सो इस केस में फिर से g, सिर्फ यही डिफरेंस होगा, ये होगा म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा, ओके। अब एक्सेलरेशन बाय थर्ड बॉडी, थर्ड बॉडी में जो स्टॉपिंग फोर्स होगा, द फोर्स विच विल स्टॉप दिस, क्योंकि ऊपर नीचे मूवमेंट कर नहीं रहा, इसके मास का कोई रोल नहीं है, जो स्टॉप करेगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स। सो A3 इज इक्वल टू म्यू G cos थीटा, सिर्फ ये फ्रिक्शन वाला फोर्स ही होगा जो इसको स्टॉप करेगा, ओके। तो फिर ये तीनों एक्सेलरेशंस हो गए, ओके। अब अगर हम देखें इसको, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2as, इस फॉर्मूले को हम यूज करें तो फॉर द फर्स्ट बॉडी फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर, ओके, प्लस 2, फॉर द फर्स्ट बॉडी एक्सेलरेशन विल बी दिस 2 g कॉमन म्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू इसके केस में L1 है, ओके, करेक्ट। So this will be minus because the acceleration is in negative, okay. So again L1 is equal to v square upon 2g this will be the L1, okay. तो अगर हम इसको लिखते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, g म्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 L1,
फर्स्ट and for the second body, okay, L2 will always also be same v square upon 2. इसके केस में A2 के केस में क्या हो जाएगा, ओके, अगेन फिर से G म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2L2. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देंगे. वील ऐड दीज टू इक्वेशंस. तो ऐड करने के बाद ये सॉरी ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा. वी विल गेट 2 म्यू जी cos theta is equal to v square upon 2L1 plus v square upon 2L2. Okay. Now for the third body, for third acceleration, mu g cos theta. So here we can replace this value. Okay. So 2a3 is equal to v square upon 2L1 plus v square upon 2L2. ओके, अब A3 की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर अपॉन 2L3 इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2L1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2L2. v स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, 2 विल बी कैंसिल आउट. ओके, सो 2 बाई L3 इज इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2. ओके, सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, L3 is equal to 2L1 L2 upon L1 plus L2. This will be the length traveled by third object. Okay, so this is specific case. इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ये थीटा tan इनवर्स म्यू होगा तो उस केस में ये इक्वेशंस थोड़ी चेंज हो जाएंगी और इसमें कोई भी स्पेसिफिक मेजर चेंज नहीं है. ओके, नोट डाउन एवरीथिंग. ओके, सो नाउ हम एक ब्लॉक एंड वेज वाली शेप्स स्टडी करेंगे, ब्लॉक एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स. ओके, मान लो कोई दो ब्लॉक हैं. फर्स्ट ब्लॉक इज दिस, सेकेंड ब्लॉक इज दिस. ओके, इन दोनों ब्लॉक्स का जब हम स्टडी करते हैं, मान लो इसका मास 4 kg है, इसका मास 2 kg है, इसके बीच में है म्यू इज इक्वल टू 0.1 और यहां पर है म्यू 0. सपोज बिटवीन दीज टू सरफेसेस. तो अगर हम कोई एक फोर्स लगाएं, कोई एक फोर्स मान लो हम इसको किसी एक फोर्स 12 न्यूटन से हम इसको मूव कर रहे हैं. ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को. फ्रिक्शन कम इनटू पिक्चर बिटवीन दीज टू सरफेसेस. यहां पर म्यू 0 दिया है तो यहां पर नहीं आएगा फ्रिक्शन, बट यहां पर भी गिवन होगा जनरल केसेस में. ओके, सो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम. So A is equal to first initial acceleration, net pulling force upon total mass. What is net pulling force? 4 plus 2, 6. A is equal to net pulling force. What is net pulling force? 12 Newton upon total mass 6. So A is equal to 2 meter per second square. Okay. अब इस केस में यहाँ पर हमको फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा. फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू 0.1 इंटू mg, यानी कि 2 इंटू 10. इट मीन्स 2 न्यूटन फ्रिक्शन विल बी देयर. ओके, इस 2 न्यूटन फ्रिक्शन को अगर इस ब्लॉक में जब ये एक्सेलरेशन, जनरल एक्सेलरेशन हम निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ द फुल बॉडी, यहां पर जो होगा एम ए, अगर इससे ज्यादा होगा, अगर ये एम ए इससे ज्यादा होगा तो ये बॉडी स्लिप करेगी. अगर ये एम ए इससे कम हुआ तो ये दोनों बॉडीज एक साथ आगे मूव करेंगी, तो इनके बीच में जो भी फ्रिक्शन है दैट विल नॉट कम इनटू पिक्चर. ओके, सो फाइंड करो. तो क्या है 2 इंटू 2,
ये है ma, सो Fp यानी कि स्यूडो फोर्स कितना है 4 न्यूटन, तो स्यूडो फोर्स 4 न्यूटन है और ये 2 न्यूटन है, यानी कि ब्लॉक विल मूव। ओके, सो अगेन बच्चों, स्यूडो फोर्स सिर्फ हम ये कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ ये मोशन करेगा, ये मूव करेगा या नहीं करेगा, सिर्फ यही बताएगा स्यूडो फोर्स। उसके बाद ही कैलकुलेशन में स्यूडो फोर्स विल नेवर कम इनटू पिक्चर। ओके, सो फॉर दिस, सपोज दिस इज ब्लॉक ए, this is block B. So for the acceleration of block A, net pulling force upon total mass, what is net pulling force 12 न्यूटन। अब ये बॉडी अगर इधर मूव कर रही है तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर, और इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर, सो इट विल बी 12 न्यूटन। और जनरल इक्वेशन अगर हम लिखें तो लिखते हैं F माइनस स्मॉल f नेट पुलिंग फोर्स दिस माइनस दिस अपॉन टोटल मास, हाउ मच इट्स मास इज 4, सो 12 माइनस फ्रिक्शन कितना है इसके बीच में, हमने निकाला है 2 न्यूटन, 10/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड बॉडी, अब इस ब्लॉक ए का हमने निकाल लिया, ब्लॉक बी का देखो स्यूडो फोर्स कहीं भी पिक्चर में नहीं आया। स्यूडो फोर्स सिर्फ हम इतना कैलकुलेट करते हैं स्यूडो फोर्स कि ये मूव करेगा या नहीं। अभी हमने निकाल लिया कि स्यूडो फोर्स 4 न्यूटन ज्यादा है फ्रिक्शन से, तो ये बॉडी, अब इसको हम एक जनरल इक्वेशन भी मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को। इफ, नोट इट डाउन, इफ एफ पी is greater than F, so body will move. Okay, if Fp is equal to or less than F, तो क्या होगा, body will not move और both blocks will move together. ओके, ये आपको नोट करके रखना है। ओके, नाउ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। ब्लॉक बी पर कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स है, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि ये फोर्स इस बॉडी पे लग रहा था। अब हमने इसको अलग अलग एफबीडी बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम। सो ए इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, व्हाट इज नेट पुलिंग फोर्स 2 न्यूटन, और टोटल मास कितना है सर 2, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब क्या होता, यहां पर म्यू कुछ होता, सपोज यहां पर म्यू होता 0.2 हो जाता कुछ, तो अब हम जब इसको लिखते तो इसमें इसके साथ साथ ये फ्रिक्शन भी जोड़ते हैं। ओके, इस फ्रिक्शन को भी हम जोड़ते हैं इस सरफेस पे। इस सरफेस पे जब फ्रिक्शन निकालते तो दोनों फोर्सेस, दोनों मासेस को हम कैलकुलेट करते। ओके, दोनों मासेस को साथ लेकर के यहां फ्रिक्शन निकलता और इस फ्रिक्शन को भी हम यहां पे जोड़ देते। ओके, सिर्फ यही करते। तो इस ये ब्लॉक, ये बहुत ज़्यादा आने वाली क्वेश्चंस है, इसलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। बाकी आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस और एक्सेलरेशन इन पुली। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन क्लास।